नमस्कार, सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। बेशक आने वाले वक़्त में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव, लेकिन सबकी नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। खासकर महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल पिछले दिनों देखने को मिली और लगातार वहाँ चीज़ें जो बदल रही हैं और जिस तरह से एनसीपी और ख़ास तौर से शरद पवार का जो रोल है, जो भूमिका है उनकी, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। भाजपा और शिवसेना बेशक वो 2 धड़ों में बँटी हुई है, लेकिन आने वाले वक़्त में महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है, वो बहुत ही उलझा हुआ सा ऐसी स्थिति में एनसीपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से बहुत करीब रिश्ता रखने वाले और देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार कुमार नरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम इस चर्चा में शुरुआत करते हैं कि आप अभी तक की जो स्थिति महाराष्ट्र की है, उसे किस तरह से देख रहे हैं? धन्यवाद अतुल जी। महाराष्ट्र में अभी सबकी नज़र में जो विशेष खबर है वो ये है कि एनसीपी में फूट पड़ चुकी है और इसी को लेकर सब लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर एनसीपी में फूट पड़ गई है तो इसका आने वाले लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल इस फूट के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। भाजपा बंगाल और बिहार के बाद जो सर्वे हुआ था 2022 में, सी वोटर ने सर्वे किया था, जिसे माना जाता है कि वो ठीक ठाक सर्वे करता है, उसमें जो रिजल्ट था उसमें था कि भाजपा को लगभग 32 सीटों का नुकसान हो सकता है पार्लियामेंट में। और उसी के बाद भाजपा को लगा कि अगर महाराष्ट्र हम खो देते हैं तब तो एक ट्रेंड सा चल जाएगा और बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिहार तो मान के चलते ही हैं कि बिहार जाएगा, बंगाल जाएगा ही जाएगा, और ऐसे में अगर महाराष्ट्र भी चला जाता है तो फिर 2024 में सत्ता तक पहुंचना मुश्किल तो हो जाएगा। इसीलिए इसके पीछे ये कहानी शुरू हुई कि एनसीपी को तोड़ो। वो लोग शिवसेना को तोड़ ही चुके थे और एनसीपी में चूंकि बैठे हुए थे कद्दावर नेता शरद पवार, इसलिए दाल नहीं गल रही थी। पहली बार उन्होंने कोशिश की, अजीत पवार को तोड़ा था, लेकिन अजीत पवार को फिर से वापस ले लिया शरद पवार ने। तो अब इनके लिए बड़ी मुश्किल थी। अब एकमात्र उपाय था कि इन्हें प्रेशर में किया जाए, प्रेशर में लिया जाए, और वह हो सकता था सिर्फ ईडी का प्रेशर। और ये सच है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेताओं के भ्रष्टाचार जग जाहिर हैं। शायद ही कोई आज का नेता हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न हो और भ्रष्टाचार न करता हो। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा होता है। अब देखिए कि मोदी जी 27 तारीख को भोपाल में कहते हैं कि एनसीपी के नेताओं ने 70,000 करोड़ रुपए का घपला किया है, घोटाला किया है। और उसके महज 5 दिन बाद अजीत पवार अपने 8 साथियों को लेकर सरकार में शामिल हो जाते हैं और खुद डिप्टी सीएम बन जाते हैं। जहां तक अजीत पवार की बात है तो इन्हें भी भाजपा की जरूरत थी। इन्हें अब ये लगने लगा था कि हमारी रक्षा शरद पवार जी नहीं कर सकते हैं। तो जितनी जरूरत भाजपा को अजीत पवार की थी, अजीत को भी उतनी ही जरूरत थी। लेकिन यहां मेरा ये मानना है कि भाजपा को ज्यादा जरूरत थी, अजीत पवार को कम। अजीत पवार हो सकता है कि ये प्रेशर भी झेल जाते, क्योंकि पीछे अगर शरद पवार खड़े हैं तो इस प्रेशर को झेलना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। लेकिन असली बात थी जब जून में डिक्लेयर कर दिया शरद पवार जी ने कि महाराष्ट्र, मतलब मेरे बाद
एनसीपी की अध्यक्ष सुप्रिया सुले बनेंगी, तो यह अजीत पवार के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि मैं ही उत्तराधिकारी हूं, शरद पवार के बाद मैं ही रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी बात कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत उतावले हैं, और यह बात उन्होंने कई बार मंचों से भी कही है कि मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता। एनसीपी जब बना उस वक्त से लेके अब तक एनसीपी को शरद पवार और या फिर उनकी जो बेहतर जो रणनीति है उसके तौर पर जाना जाता रहा है। तो क्या इस पूरे जो घटनाक्रम है, हालांकि अब ये बात पुरानी हो गई, अब हमें इसको आगे के संदर्भ में करना चाहिए कि शरद पवार की पकड़ ढीली हुई या फिर शरद पवार की रणनीति में कोई गड़बड़ी रही, या फिर आने वाले वक्त में जैसे हाल फिलहाल में भी शरद पवार के जो बयान आते हैं वो बेहद असमंजस भरे होते हैं और ये समझ में ही नहीं आता कि वो जा किधर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ रहेंगे या फिर उनका रुझान भाजपा की तरफ जा रहा है। तो ये जो असमंजस की स्थिति है इससे महाराष्ट्र की जनता या फिर उनके समर्थकों पर भी तो असर पड़ता है ना। तो ये स्थिति आपको क्या लगता है, आपने एनसीपी के कुछ लोगों से बात की होगी या महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत की होगी, उससे आपको कुछ आने वाले वक्त में क्या आकलन है आपका? जी, मेरे महाराष्ट्र में कुछ लोगों से बात हुई जिसमें एनसीपी के भी कार्यकर्ता थे और स्वतंत्र विश्लेषक भी थे। कुछ ऐसे लोग जो चलते फिरते थे, उन लोगों से भी मेरी बात उन लोगों ने कराई, और उन बातों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि शरद पवार को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वहां के लोग जो शरद पवार के समर्थक हैं वे अभी भी उनके साथ पूरी तरह जुटे हुए हैं। और शरद पवार ने यूं ही नहीं कहा कि मैंने तो कई बार पार्टी खड़ी की है शुरू से, और ये भी सच है कि उन्होंने कम से कम 3 बार गलियों और गांवों से लड़कों को उठाकर अपनी राजनीति शुरू कर दी। वो हमेशा एक बात याद रखिएगा शरद पवार के बारे में कि हमेशा यंग ब्लड को पकड़ते हैं, और अजीत पवार जब आए थे तो ये भी बहुत ही नौजवान थे, एकदम नौजवान, और उन्होंने नेता बनाया। आज भी वो कहते हैं कि आज भी मैं वही करूंगा, और वो कर भी रहे हैं। आपने देखा कि अजीत पवार के पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने जस्ट दूसरे ही दिन कराड़ में जो उनके गुरु थे जसवंतराव चौहान, उनके मेमोरियल में एक बड़ी मीटिंग की, और जो वहां भीड़ हुई वह यह साबित कर रही थी कि उनका विश्वास, वहां के लोगों का विश्वास अभी भी शरद पवार में है। हाँ, इतना जरूर सच है कि स्प्लिट हो जाने के चलते अब शरद पवार जी को राष्ट्रीय राजनीति में जो भूमिका निभा रहे थे और बहुत ही प्रभावी भूमिका थी, उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन जो मेरी बातचीत हुई उसके आधार पर 2 आईएएस अफसरों से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि कुछ नहीं होने जा रहा है, शरद पवार बना रहेगा, और कोई गलतफहमी में ना रहे कि अजीत पवार के साथ लोग चले जाएंगे। हाँ, बारामती से चूंकि सुप्रिया सुले जी सांसद हैं तो थोड़ा बहुत वो परेशान कर सकते हैं चुनाव में। लेकिन ऐसा ही जब शिवसेना टूटी थी जी, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को कोई हिला नहीं सकता और शिवसेना अभी भी वही है जो पहले थी, एक नाथ शिंदे के जाने का कोई असर नहीं। बावजूद इसके एक नाथ शिंदे का अलग गुट बना और बाकायदा सरकार उन्होंने चलाई और चला रहे हैं। और इसके बावजूद क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, तो क्या ये सारे जो भी जो इसके धड़े हैं ये सब मिल करके कहीं ना कहीं भाजपा को ही तो मजबूत कर रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में वहां एक गैर भाजपा गठबंधन किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएगा, क्या लगता है? दोनों ही टूटे हुए धड़ों पर गद्दारी और विश्वासघात का आरोप जनता लगा रही है, मैं नहीं लगा रहा हूं। वहां की जनता का कहना है कि इन लोगों ने विश्वासघात किया है। और आप जानते हैं कि भारतीय समाज में
कुछ भी हो, विश्वासघात का बड़ा महत्व है और लोग इसको कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये दोनों मिलके भाजपा को बहुत मजबूत कर देंगे। दिक्कत तो और हो सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सिंबल फ्रीज कर दिया एनसीपी का, तब तो उनको लड़ना पड़ेगा भाजपा के झंडे से। तब उनकी स्थिति क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। भाजपा के झंडे पर लड़ते ही एनसीपी के जो समर्थक थोड़े बहुत हैं उनके साथ, वे भी उनसे बिदक जाएंगे और इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन ये फ्रीज कर दे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जैसे जो महाराष्ट्र की सीटें हैं जी, उसमें भाजपा की जो स्थिति अभी है वो क्या जी। बरकरार रहेगी या उसमें कुछ कम मतलब उनकी स्थिति कुछ कमजोर होने की संभावना इस पूरे भाजपा समीकरण को देखते हुए? मेरे विश्लेषण के अनुसार भाजपा को अभी भी वहां हानि पहुंच रही है सीटों की। जितना वह सोच रही है उतना नहीं मिलने जा रहा है। ठीक है, 32-34 सीटों का नुकसान हो या ना हो, लेकिन 20 सीटों का तो नुकसान उसे हो ही रहा है। मेरे एनालिसिस के अनुसार अभी भी अजीत और शिंदे के मिल जाने के बाद भी विशेष फायदा नहीं होने वाला है इलेक्शन में। इलेक्शन में ये दोनों ही आदमी विश्वासघाती समझे जा रहे हैं लोगों की नजर में। तो इलेक्शन में इस विश्वासघात का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और अगर इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा तो उसके साथ भाजपा को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और प्लस जो इंडिया अलायंस बन रहा है उसको नजरअंदाज करके मत चलिए। जो इंडिया अलायंस है उसी के संदर्भ में आपकी लोकसभा इलेक्शन का हमें विश्लेषण करना होगा और वो तो लगभग बन चुका है। अभी तक किसी ने भी इसे तोड़ने और हटाने की बात नहीं की। शरद पवार ने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया के साथ नहीं हूं, इंडिया गठबंधन के वो साथ पूरी तरह हैं और अभी तो उन्होंने कल ही परसों बयान दिया है कि यह तो भविष्य है भारत का, इसको छोड़कर हम कहां जा सकते हैं। ऐसे में यह सोचना कि ये भाजपा की तरफ चले जाएंगे या इनके लोग भाजपा से मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा महत्व की चीज है। ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। जी, जी। बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, क्योंकि हम अभी लगातार चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हों या फिर अगले साल होने वाले लोकसभा के चुनाव। तो हमारा जो ये मंच है, जिसमें हम चुनावी चर्चा करते हैं, इसमें हम आगे भी तमाम राज्यों के बारे में, तमाम पार्टियों के बारे में और तमाम नेताओं के बारे में आपसे लगातार बात करते रहेंगे और आप बेशक अपने अनुभव के आधार पर अपनी बहुत सारी चीज़ें दर्शकों के साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।